नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है जीएस बूस्टर, जो कि पार्ट है तक्षशिला इस बलिया का और मैं हूं अनूप उपाध्याय। साथियों, क्या नेपाल भी भारत की वही गलती दोहरा रहा है? सोचिए, अगर सोशल मीडिया पर सवाल पूछने में लोग डरने लगे, अगर ट्रोल आर्मी सच और झूठ के बीच की रेखा मिटा दे, अगर धर्म और पहचान की राजनीति समाज को बांटने लगे और अगर युवाओं का भविष्य बार बार पेपर लीक में फंस गए, तो क्या लोकतंत्र वास्तव में मजबूत रह सकता है? नेपाल आज यही सवाल पूछ रहा है। एक बड़ी नेपाली अखबार ने दावा किया है कि नेपाल धीरे धीरे उसी रास्ते पर बढ़ रहा है जिस रास्ते पर भारत कई गंभीर चुनौतियों का सामना कर चुका है। लेकिन क्या तुलना सही है? क्या नेपाल सचमुच भारत की गलतियों को दोहरा रहा है या फिर सिर्फ ये एक राजनीतिक नैरेटिव है? आज हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे और इसमें ना हम कोई राजनीतिक पक्ष रखेंगे ना ही विपक्ष। सिर्फ तथ्यों के आधार पर, सिर्फ घटनाओं के आधार पर और लोकतांत्रिक सिद्धांतों के आधार पर इस पूरे मुद्दे की गहराई में पड़ताल करेंगे। साथियों, चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए कि यहां आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को टाइम पर मिले। वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा अंत तक, फिर अपने विचारों को कमेंट के माध्यम से हम तक पहुंचाइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। और आज का टॉपिक आपकी स्क्रीन पर है, क्या नेपाल दोहरा रहा है भारत की गलती? और यहीं से इस चर्चा की शुरुआत करते हैं। साथियों, आपने देखा कि भारत में हाल में छात्र आंदोलन हुआ दिल्ली में। सीजेपी ने इस आंदोलन को किया, कॉकरोच जनता पार्टी ने। और जब यह आंदोलन हुआ तो यहां युवाओं के उस विश्वास के ऊपर जो है वो चर्चा हुई, जो विश्वास परीक्षा प्रणाली के बाद खत्म होने लगा। जब असंतोष जो है वो कैंपस से निकलकर जो है वो पूरे समाज में फैलने लगा। आपने साथियों देखा कि भारत में पिछले कुछ वर्षों के दौरान कई प्रतियोगी परीक्षाओं में, विशेषकर नीट, यूजीसी नेट और अन्य भर्ती परीक्षाओं में पेपर लीक हुए और अनियमितता के आरोप सामने आए। इन घटनाओं ने लाखों अभ्यर्थियों को झकझोर दिया। साथियों, भारत जैसे देश में प्रतियोगी परीक्षा केवल एक एग्जाम नहीं होता, यह करोड़ों युवाओं के लिए गरीबी से बाहर निकलने का रास्ता होता है, एक सरकारी नौकरी का सपना होता है और पूरे परिवार की उम्मीद होता है, और कई बार माता पिता के जीवन भर की कमाई और त्याग का परिणाम भी होता है। अब थोड़ा सा ऐसा कल्पना कीजिए कि कोई छात्र जो है वो अपने घर से दूर जाकर 3-4 साल दिन रात पढ़ाई करे, कोचिंग करे, घर से दूर रहकर संघर्ष करे और परीक्षा के कुछ घंटे पहले या बाद उसे ये खबर आए कि पेपर लीक हो गया। उस क्षण केवल एक परीक्षा रद्द नहीं होती साथियों, उस क्षण जो है एक विश्वास टूटता है। टूटता है एक मेहनत और उस मेहनत की कीमत, और टूटता है उस व्यवस्था पर भरोसा जो समान अवसर देने का दावा करता है। और यही कारण था कि युवाओं का गुस्सा धीरे धीरे सोशल मीडिया पर दिखाई देने लगा। लेकिन इस बार आंदोलन का तरीका अलग था। ना कोई बड़ा छात्र नेता था, ना कोई बड़ा संगठन, ना कोई एक बड़ा मंच। केवल लाखों जो युवा हैं वो एक ही मुद्दे पर अपनी आवाज को उठा रहे थे, और उसके लिए वो सोशल मीडिया पर, इंस्टाग्राम पर, ट्विटर पर हैशटैग, यूट्यूब पर वीडियो, फेसबुक पर कैंपेन और हजारों मीम्स जिनमें व्यवस्था पर तीखा व्यंग किया जा रहा था। और यही कारण है कि लीडरलेस डिजिटल प्रोटेस्ट के बारे में चर्चा हो रही थी, यानी एक ऐसे प्रोटेस्ट, ऐसे आंदोलन की चर्चा होने लगी जो कि नेतृत्व विहीन आंदोलन था। मतलब एक ऐसा आंदोलन जिसमें आदेश देने वाला कोई एक नेता नहीं था, बल्कि हर मोबाइल फोन एक मंच बन गया और हर युवा स्वयं आंदोलन की आवाज बन गया। साथियों, डिजिटल युग की एक नई वास्तविकता है। पहले आंदोलन की पहचान होती थी सभा से, जुलूस से, धरना से। आज आंदोलन की शुरुआत होती है एक पोस्ट से, एक वीडियो से, एक मीम से, एक हैशटैग से। और कुछ ही घंटों में लाखों लोग एक दूसरे से जुड़ जाते हैं, एक साझा भावना पूरे देश में फैल जाता है। साथियों, डिजिटल युग में लोकतांत्रिक असंतोष का स्वरूप अब बदल चुका है। अब विरोध केवल सड़कों पर नहीं होता, विरोध मोबाइल के स्क्रीन पर भी संगठित होता है। और यही उदाहरण जो है वो ये बता रहा है कि आज का जनजी, चाहे वो किसी भी देश का हो, चाहे वो भारत का हो, चाहे वो बांग्लादेश का हो, चाहे श्रीलंका का हो, चाहे पाकिस्तान का हो, चाहे नेपाल का हो, आज का जनजी जो है वह धीरे धीरे डिजिटलाइज हो चुका है और डिजिटाइज होकर अपने असंतोष को डिजिटल माध्यम से, ऑनलाइन जन आंदोलन से दिशा देकर आगे बढ़ रहा है। साथियों, नेपाल में भी यही हो रहा है कि नेपाल भी धीरे धीरे उसी तरह के डिजिटल असंतोष और ऑनलाइन जन आंदोलन की दिशा में जो है वो आगे बढ़ रहा है। अब सवाल ये बन रहा है कि अगर कोई व्यक्ति सोशल मीडिया पर अपनी राय लिखने से पहले 10 बार सोचने लगे, तो इसका मतलब है कि क्या लोकतंत्र में डर की जगह बन रही है? अब ये सवाल आप अपने आप से पूछिए कि अगर आप सोशल मीडिया पे कुछ टाइप करना चाहते हैं और टाइप करने के बाद या उसके पहले आपके दिमाग में ये होगा कि भाई अगर मैं ये पोस्ट करता हूं तो मुझे गालियां मिलेंगी। जैसे कि मान लीजिए कि मैं अपना ही उदाहरण लूं और मैं ये आज बात आपके साथ कर रहा हूं और इस बात को आप युवा अगर सुन रहे हैं तो हो सकता है कि
मेरे दिमाग में ये हो कि अगर मैं बात रखूं तो मुझे गालियां मिलेंगी, लोग अपशब्दों का प्रयोग करेंगे, लोग मुझे ट्रोल करेंगे, मेरी छवि खराब करने की कोशिश करेंगे, तो क्या मैं अपनी बात खुलकर रख पाऊंगा? और यहीं से जो शुरुआत होती है, इस शुरुआत को कहा जाता है डिजिटल फियर, और इसी अवधारणा को डिजिटल फियर की अवधारणा कहा जाता है। साथियों, डिजिटल फियर का मतलब केवल ट्रोलिंग नहीं होता, इसका मतलब ऐसा माहौल है जहां लोग अपनी बात कहने से पहले संभावित परिणाम से पहले ही डरने लगे। आज सोशल मीडिया केवल संवाद का माध्यम नहीं रहा, यही जनमत बनाता है, और यही सरकारों की प्रशंसा भी होती है, और यही सबसे तीखी आलोचना भी होती है। लेकिन समस्या तब शुरू हो जाती है जब विचारों का जवाब तर्क से नहीं बल्कि व्यक्तिगत हमलों से, गाली गलौज से, ऑनलाइन भीड़ के दबाव से दिया जाने लगे। और ऐसे स्थिति में बहुत से लोग विवाद से बचने के लिए चुप रहना ही बेहतर समझते हैं, और यही लोकतंत्र की असली परीक्षा शुरू होती है। लोकतंत्र का अर्थ केवल मतदान करना नहीं होता साथियों, लोकतंत्र का अर्थ है हर नागरिक बिना भय के अपनी बात रख सके, सवाल पूछ सके और सरकार की नीतियों की आलोचना कर सके। साथ ही उतना ही महत्वपूर्ण यह भी है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का उपयोग एक जिम्मेदारी के साथ हो। मतभेद होना स्वाभाविक है, लेकिन मतभेद को दुश्मनी में बदल देना किसी भी समाज के लिए अच्छा संकेत नहीं माना जाता। साथियों, ध्यान देने वाली बात यह है कि यह चुनौती केवल नेपाल या भारत तक सीमित नहीं है। यह चुनौती अमेरिका, ब्रिटेन, ब्राजील, फ्रांस, लगभग हर बड़े लोकतंत्र में सोशल मीडिया ने राजनीतिक बहस का स्वरूप बदल दिया। आज एल्गोरिदम अक्सर उन्हीं मुद्दों पर सबसे तेजी से फैलता है जो भावनाएं भड़काते हैं, और यही कारण है कि ध्रुवीकरण, ट्रोलिंग और फेक न्यूज विश्व में जो है एक वैश्विक चुनौती के रूप में उभर रही। इसलिए असली सवाल किसी एक सरकार या एक देश का नहीं है, असली सवाल यह है कि डिजिटल युग में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, जिम्मेदार नागरिकता और स्वस्थ लोकतांत्रिक संवाद, इन तीनों के बीच में संतुलन को कैसे बनाया जाए। क्योंकि जब समाज में संवाद कम हो तो टकराव ज्यादा होने लगते हैं, तो लोकतंत्र मजबूत नहीं बल्कि कमजोर होने लगता है। और आगे बढ़ते हुए उस मुद्दे की ओर अगर हम बात करें जहां किसी भी बहुसांस्कृतिक समाज के लिए सबसे संवेदनशील माना जाता है, तो वो है सामाजिक और सांप्रदायिक ध्रुवीकरण। तो क्या नेपाल भारत की इसी गलती को दोहरा रहा है? क्या डिजिटल क्रांति जो है एक नए रूप में आ चुकी है? साथियों, किसी भी देश को कमजोर करने के लिए हमेशा युद्ध की जरूरत नहीं होती। कई बार समाज के भीतर पैदा हुआ अविश्वास भी सबसे बड़ा संकट बन जाता है। इतिहास गवाह है कि बड़े दंगे हों या बड़े सामाजिक संघर्ष या लंबे समय तक चलने वाला तनाव अक्सर किसी बहुत छोटी घटना से शुरू हुए, लेकिन शुरुआत में मामला स्थानीय लगता है, फिर अफवाह फैलती है, सोशल मीडिया पर अधूरी या भ्रामक जानकारियां वायरल होती है, भावनाएं भड़कती हैं, और देखते ही देखते एक सीमित विवाद पूरे समाज को अपनी चपेट में ले लेता है। इसलिए समझदार समाज वही होता है जो चिंगारी को आग बनने से पहले बुझा दे। जैसा कि मैं आपके साथ 2 दिन से चर्चा कर रहा हूं, नेपाल का एक जिला है जिसका नाम है सुनसरी। वहां हाल में जो घटना हुई, जो हिंसा हुई, उसने भी यही सवाल खड़े किए कि ऐसे घटनाएं हमें क्या सीखने को मिलती है, इस घटनाओं से हमें क्या सीख लेना चाहिए। साथियों, किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था में सबसे पहली आवश्यकता होती है कि हर हिंसक घटना की निष्पक्ष, पारदर्शी और समयबद्ध जो है वो जांच किया जाए। न्याय केवल होना ही नहीं चाहिए, बल्कि न्याय के बारे में अगर हम बात करें साथियों, तो न्याय लोगों तक पहुंचना भी चाहिए, लोगों को न्याय होता हुआ दिखाई देना चाहिए। क्योंकि जब नागरिकों की न्याय व्यवस्था के प्रति भरोसा जो है, या नागरिकों का न्याय व्यवस्था के प्रति भरोसा कमजोर पड़ने लगे, तो ये केवल एक घटना नहीं बल्कि एक पूरे सिस्टम पर से सवाल उठने की बात होती है। और यही अविश्वास धीरे धीरे समाज को अलग अलग खेमों में बांट देता है। और यही कारण है कि दुनिया भर की सुरक्षा एजेंसियां सामाजिक और धार्मिक रूप से संवेदनशील मुद्दे को हमेशा गंभीरता से लेती है। उनका उद्देश्य केवल कानून व्यवस्था बनाए रखना नहीं होता है, बल्कि समाज में विश्वास और शांति बनाए रखना भी होता है। किसी भी सरकार की सफलता इस बात से नहीं मापी जाती कि उसने तनाव के बाद कितनी कार्रवाई की, बल्कि इस बात से मापी जाती है कि उसने तनाव को बढ़ने से पहले कितना रोका है। और हमें यह भी समझना होगा कि सांप्रदायिक तनाव का नुकसान किसी एक धर्म, जाति या समुदाय तक सीमित नहीं रहता है। जब समाज बढ़ता है तो सबसे पहले विकास रुकता है, निवेश प्रभावित होता है, पर्यटन कमजोर होता है, व्यापार पर असर पड़ता है, और सबसे बड़ी बात, लोगों के बीच वर्षों से बना हुआ विश्वास टूटने लगता है। विश्वास टूटने में केवल कुछ दिन लगते हैं, लेकिन उसे दोबारा बनाने में कई पीढ़ियां लग जाती है। और इसलिए किसी भी लोकतंत्र की असली पहचान केवल चुनाव नहीं, बल्कि यह है कि मतभेद होने के बावजूद समाज शांतिपूर्ण बना रहे।
कानून सभी पर समान रूप से लागू हो, अफवाहों पर तुरंत रोक लगे, दोषियों के खिलाफ बिना किसी भेदभाव के कार्रवाई हो और संवाद के रास्ते हमेशा खुले रहे, यही परिपक्व लोकतंत्र की पहचान है। साथियों, चुनौती केवल नेपाल, भारत, श्रीलंका, बांग्लादेश, पाकिस्तान की नहीं, चुनौती पूरे दक्षिण एशिया के सामने यही है। और ये चुनौती एक परीक्षा के रूप में है कि यहां विविधता है, तो इस विविधता को विभाजन नहीं बल्कि अपने सबसे बड़ी ताकत के रूप में कैसे बनाया जाए। क्योंकि किसी भी राष्ट्र की सबसे बड़ी पूंजी उसकी सेना या अर्थव्यवस्था नहीं बल्कि उसके नागरिकों का आपसी विश्वास, सामाजिक सद्भाव और एक दूसरे के प्रति सम्मान होता है। जब ये विश्वास मजबूत रहता है तभी लोकतंत्र भी मजबूत रहता है और राष्ट्र भी मजबूत रहता है। तो साथियों, मैं जो ये चर्चा आपके साथ कर रहा हूं, ये भारत और नेपाल को या दक्षिण एशिया के देशों को एक मंच पर रखकर आपके साथ चर्चा कर रहा हूं कि समस्या सब जगह एक ही जैसे है। अभी तो हमने धर्म के बारे में बात की और हमने कहा कि एक चिंगारी किस प्रकार से जो है वो एक बहुत बड़ा जो है वो आग लगा सकती। लेकिन अगर मैं दूसरी बात करूं, अगर मैं परीक्षाओं को लेकर बात करूं, युवाओं के भविष्य को लेकर बात करूं, शिक्षा व्यवस्था को लेकर बात करूं, तो हम किसी भी देश की अगर हम बात करें साथियों, तो किसी भी देश की सबसे बड़ी पूंजी वहां के युवा होते हैं। उनके सबसे बड़ी उम्मीद यह होती है कि उनकी मेहनत का निष्पक्ष मूल्यांकन होगा। लेकिन जब परीक्षा से जुड़े प्रश्न पत्र लीक होने लगते हैं तो केवल एक परीक्षा प्रभावित नहीं होती बल्कि पूरे व्यवस्था की विश्वसनीयता पर सवाल खड़े हो जाते हैं। जैसा हाल में हमने देखा कि नेपाल के त्रिभुवन विश्वविद्यालय में एमबीएस परीक्षा का प्रश्न पत्र सोशल मीडिया पर वायरल होने लगा और इस घटना ने सभी को चिंतित भी कर दिया। और ऐसी घटनाएं हमें याद दिलाती है कि परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता और सुरक्षा कितनी महत्वपूर्ण। केवल दोषियों की गिरफ्तारी काफी नहीं होती बल्कि उन कमियों को भी दूर करना जरूरी होता है जिनकी वजह से बार बार ऐसी घटनाएं सामने आती हैं। क्योंकि हर छात्र की सबसे बड़ी पूंजी उसका मेरिट होता है। यदि युवाओं को यह महसूस होने लगे कि मेहनत से ज्यादा भ्रष्टाचार का प्रभाव काम करता है तो उनको भरोसा जो है वो धीरे धीरे पूरी व्यवस्था के ऊपर से उठना लगेगा। और जब युवा व्यवस्था पर विश्वास खो देते हैं तो यह किसी भी राष्ट्र के लिए गंभीर चेतावनी। तो साथियों, युवाओं के लिए अगर हम बात कर रहे हैं तो युवाओं का क्या भविष्य इससे खतरे में है और क्या ये मेहनत या सिस्टम के बीच में जो है एक द्वंद्व है? क्या नेपाल के सामने ये सबसे बड़ी चुनौती है? तो सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि क्या नेपाल भारत की गलतियां दोहरा रहा है? इसका उत्तर किसी एक शब्द में नहीं दिया जा सकता। हर देश की अपनी राजनीतिक, सामाजिक और ऐतिहासिक परिस्थितियां होती, लेकिन इतना निश्चित है कि लोकतंत्र तभी मजबूत होता है जब आलोचना को जगह मिले, शिक्षा व्यवस्था निष्पक्ष हो, कानून सभी के लिए समान रूप से लागू हो और समाज में आपसे विश्वास बना रहे। किसी भी सरकार की सबसे बड़ी ताकत केवल चुनाव जीतना नहीं बल्कि जनता का विश्वास बनाए रखना होता है। और यह विश्वास पारदर्शिता, जवाबदेही और मजबूत संस्थाओं से बनता है। साथियों, इस वीडियो को मैं आपके लिए इसलिए लाया क्योंकि मेरे पास कई सारे मैसेजेस आ रहे थे कि आपको नेपाल में लाखों लोग सुनते हैं, आपकी बातों को सुनते हैं, तो आप इस मुद्दे के ऊपर क्यों नहीं एक वीडियो बना रहे हैं। तो इसलिए आपकी डिमांड पर, जो नेपाल के युवा हैं उनकी डिमांड पर मैंने ये वीडियो बनाया और मैं उम्मीद करता हूं कि मैंने आपकी बातों को जो है वो तटस्थता से रखा होगा कि फिर से जेनजी को जो है एक आंदोलन की तरफ आगे ना बढ़ना पड़े। अब आपकी राय क्या है? क्या नेपाल समय रहते इन चुनौतियों का समाधान कर पाएगा या आने वाले वर्षों में बड़े राजनीतिक एवं सामाजिक बदलाव देखने को मिल सकता है? आपकी जो भी राय है आप कमेंट के माध्यम से बताइए। और अगर आपको यह विश्लेषण पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और ऐसे ही गहन और तथ्य आधारित विश्लेषण के लिए मेरे साथ जुड़े रहिए। और किन मुद्दों पर और भी आप वीडियो चाहते हैं आप कमेंट में जरूर बताएं। अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहे, मस्त रहे, तंदुरुस्त रहे, हंसते खेलते मुस्कुराते जीवन का आनंद रहे लीजिए। जय हिंद, जय भारत।